हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में जाना। हमने ये पढ़ा कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो जो उस विद्युत धारा में ऊर्जा होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा उसका कुछ हिस्सा तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में यूज़ हो जाता है, जबकि उसका कुछ भाग, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ भाग जो है वो उस चालक का तापमान बढ़ाने में काम आ जाता है। यानी कि उसकी ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण कि वो विद्युत उपकरण या वो चालक या फिर हम कहें प्रतिरोधक थोड़ा सा गर्म हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर जो विद्युत धारा जिसमें से प्रवाहित हो रही है वो कोई विद्युत उपकरण नहीं है, वो सिर्फ प्रतिरोधक है, तो विद्युत ऊर्जा पूरी की पूरी ऊष्मा ऊर्जा में ही परिवर्तित हो जाती है, कुछ और कार्य नहीं करती है। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी किसी चालक, प्रतिरोधक या किसी विद्युत उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसका तापमान तो बढ़ेगा ही, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, वो तापमान ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि तापमान बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से उस विद्युत उपकरण के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं, हमारे जो भी विद्युत उपकरण है, फ्रिज है या हमारा टीवी है या पंखे हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होते ही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब वो पार्ट्स गर्म हो जाते हैं तो उससे उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। और अगर उन विद्युत उपकरणों के अंदर के पार्ट्स में परिवर्तन हो गए, उनके गुणों में परिवर्तन हो गए, तो वो उस तरह से कार्य नहीं करेगी जैसे कि वो अब तक कार्य कर रही थी। मतलब जो काम हम उनसे चाहते हैं वो काम वो विद्युत उपकरण अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर तापमान का बढ़ना, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। और उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली और विद्युत हीटर। ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। और इसको हमने क्या नाम दिया था? जूल के तापन का नियम। जूल के तापन का जूल तापन का नियम, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो विद्युत तापन का उपयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। आपने बल्ब देखा है, जो सिंपल वाला बल्ब है, अब तो CFL या जो LED लाइट्स आती हैं उनके अंदर हमें फिलामेंट दिखाई नहीं देता। लेकिन जो पहले सिंपल वाले बल्ब होते थे उनके अंदर हमें फिलामेंट दिखाई देता था। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ये बल्ब है, अगर तो बल्ब के अंदर यहाँ पर ऐसे फिलामेंट होता था। ठीक है, ये मुड़ा हुआ था स्प्रिंग के टाइप का, इस तरह से ये अंदर लगा हुआ होता था बल्ब के अंदर। तो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है मेनली। टंगस्टन जो है ये ऐसा पदार्थ है जिसका गलनांक बहुत उच्च है। मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और तब भी ये पिघलेगा नहीं। बहुत 3700 3800 डिग्री सेल्सियस पर जाकर, 3300 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये पिघलता है। तो जब विद्युत धारा हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो विद्युत धारा आती है। ठीक है, और वो विद्युत धारा इस जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट में से गुजरती है और फिलामेंट गर्म होता जाता है और गर्म होता है और गर्म होता है और इतना गर्म हो जाता है वो कि उसमें से लाइट निकलनी, वो प्रकाश देना शुरू कर देता है और तभी वो बल्ब हमें प्रकाश देता है। हम बल्ब को यूज़ करते हैं प्रकाश के लिए। हमने घर में बल्ब लगाए हुए हैं या हमने ट्यूबलाइट्स लगाई हुई हैं। किस लिए लगाई हुई हैं? ताकि उनसे रोशनी हो सके। और इस बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है, जो आपको पहले वाले जो बल्ब होते थे उनमें क्लियर दिखाई दे जाएगा, ये फिलामेंट जूल के तापन नियम पर ही कार्य करता है। जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो ये बहुत ज़्यादा तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे इतने उच्च तापमान पर पिघलना नहीं चाहिए और ये फिलामेंट ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जो गर्म होने पर भी पिघले नहीं। क्योंकि अगर वो पिघल गया, ये फिलामेंट है, मान लो यहाँ से पिघल गया तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। और अगर ये यहाँ से टूट गया तो परिपथ परिपथ क्या हो जाएगा? परिपथ भी टूट जाएगा।
जो परिपथ बना हुआ था, परिपथ टूट जाएगा, और परिपथ टूट जाएगा तो विद्युत धारा गुजरनी बंद हो जाएगी और हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। ये उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। ये एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बल्बों में अक्रिय गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन। क्योंकि जो बल्ब होता है, ये हमारा अगर बल्ब है, बल्ब के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस भरी रहेगी तो ये ऑक्सीजन गैस जब वो फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो वो टंगस्टन इस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील गैस होती है। तो ये टंगस्टन के साथ टंगस्टन बहुत गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकता है। अभिक्रिया करेगा तो ये कुछ और पदार्थ बना देगा, कोई अन्य पदार्थ बना देगा, और अन्य पदार्थ बन गया तो उसके गुण इस टंगस्टन से अलग होंगे और उसका गलनांक भी अलग होगा। और गलनांक अलग होने से क्या होगा, हो सकता है कि वो पिघल जाए और वो बल्ब फ्यूज़ हो जाए। तो इसीलिए बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं भरी रहती है, इसकी जगह पर उसमें नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस भरी रहती हैं। और ये कैसी हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती हैं, जिससे उसके तंतु की आय में वृद्धि हो जाती है। ओके, तंतु की आय में वृद्धि हो जाती है उससे, मतलब तंतु पिघलता नहीं है जल्दी से। तंतु जो ऊर्जा यूज़ करता है, विद्युत धारा आ रही है तंतु में से, विद्युत धारा गुजर रही है, मतलब उसमें उसे विद्युत ऊर्जा मिल रही है। उस तंतु ने जो ऊर्जा यूज़ की है, उपभुक्त मतलब यूज़ की हुई, उपयोग की हुई ऊर्जा जो है, उसका ज़्यादातर भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण वो हमें जो लाइट है उसमें से निकलने वाली, वो हमें सभी चीज़ों को देखने के लायक बनाती है। ओके, ये एक हमने बताया जो जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। बल्ब हमारा, जो हमारे घर में बल्ब लगा हुआ होता है, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। वैसे तो हमारे जो हमने अभी पढ़ा, इसमें विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत गीज़र, विद्युत टोस्टर, ये सभी जूल के तापन नियम पर आधारित है। लेकिन उनके अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो अंदर का जो उनका ढांचा होता है सारा समझ नहीं आएगा अच्छे से, और वो हमने देखा भी नहीं होता। लेकिन बल्ब हमने देखा होता है सामने से, और उसकी संरचना बहुत सिंपल है, बल्ब को समझना बहुत आसान है, इसलिए हमने यहाँ पर बल्ब का उदाहरण लिया है। ओके, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताती हूँ कि हमने कल जो पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो बहुत सारे हमारे विद्युत उपकरण ऐसे, बहुत सारे क्या, सभी विद्युत उपकरण हैं या चालक, प्रतिरोधक, सभी ऐसे होते हैं, जब उनमें से विद्युत धारा गुजरती है तो उसका कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं। तो कुछ हमारे विद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जिनके अंदर के पार्ट्स अगर गर्म हो गए तो उनके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा और वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर स्थितियों में ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब हम नहीं चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन कई सारे हमारे विद्युत उपकरण हैं, ये सभी जो कि जूल के तापन पर आधारित है। फिर हमने इसका एग्जाम्पल लिया था बल्ब का। बल्ब का जो तंतु होता है उसमें से जब विद्युत धारा गुजरती है तो वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और बहुत गर्म होकर वो प्रकाश उत्पन्न करता है। और बल्ब का तंतु ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका गलनांक बहुत उच्च हो, उच्च ताप पर वो पिघले नहीं। और ऐसा पदार्थ कौन सा है, टंगस्टन। टंगस्टन एक प्रबल धातु है जिसका गलनांक बहुत उच्च है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इनके अंदर ऑक्सीजन गैस, बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती है, क्योंकि आपने रासायनिक अभिक्रियाएं जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि उच्च तापमान पर होती हैं। बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो कि नॉर्मल ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो अभिक्रिया कर लेती हैं। तो अगर इसमें ऑक्सीजन गैस भरी रहती है, तो अगर
ऑक्सीजन गैस भरी है तो ऑक्सीजन गैस अत्यधिक क्रियाशील गैस है, तो जब टंगस्टन गर्म हो जाएगा बहुत अधिक विद्युत धारा गुजरने से तो वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए बल्ब के अंदर अक्रियाशील गैसें जैसे नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती हैं, और जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है, और वो बहुत लंबे समय तक बल्ब हमारा ठीक तरह से कार्य करता रहता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो है हमारे घर में लगे हुए हुए फ्यूज़। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जब बहुत तेज बिजली आ जाती थी एकदम से, क्या होता था कि ट्यूब फट जाती थी या बल्ब फट जाता था, फ्रिज भी ख़राब हो जाते थे। तो उसका कारण क्या होता है कि बहुत अधिक वोल्टेज की जब विद्युत धारा हमारे घरों में आ जाती है तो हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो उतनी वोल्टेज पर काम नहीं कर पाते हैं सही तरह से। अगर उतनी वोल्टेज उसमें आ गई तो वो ख़राब हो जाते हैं। उनके विद्युत अवयव जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गर्म होने से कई विद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर होता है। बल्ब के अंदर बहुत तेज विद्युत धारा जब आ जाती है ज़्यादा वोल्टेज की, तो उससे क्या होता है कि वो एकदम से उसका तंतु बहुत अधिक गर्म हो जाता है और वो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद बल्ब फ्यूज़ हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है वो कि वो फट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घरों में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर विद्युत धारा ज़्यादा वोल्टेज की आ गई तो वो हमारे विद्युत उपकरण तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि वो अगर हमारे विद्युत उपकरण तक ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत धारा पहुँच गई तो हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो हमें अपने विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाना है। बल्ब फिर भी सस्ता होता है, लेकिन अगर फ्रिज या टीवी खराब हो गया तो उनको रिपेयर कराने में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, बहुत खर्च आ जाता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि जो हाई वोल्टेज की विद्युत धारा को इन उपकरणों तक पहुंचने से पहले ही मतलब कि रोक दे, विद्युत परिपथ को ही तोड़ दे। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि परिपथ जो है, अगर परिपथ पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बंद नहीं है, अगर ये कहीं से भी टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर मान लो हमारा यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो तार जा रही है, या हमने इसके बीच में कुछ ऐसा कुछ लगा दिया कि अगर विद्युत धारा यहाँ से, जैसे मैंने ये पूरा परिपथ नहीं बनाया ना, बैटरी बनानी तो ज़रूरी है, ज़्यादा वोल्टेज की अगर इसमें से गई विद्युत धारा तो ये जो तार है अंदर ये पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब तक विद्युत धारा पहुँचेगी ही नहीं, और विद्युत धारा बल्ब तक नहीं पहुँचेगी तो ये खराब होने से बच जाएगा अगर ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत धारा हमारे घर में आती है तो। तो अब हम इसको पढ़ते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। जो फ्यूज़ है वो परिपथ तथा साधित्र यानी कि हमारे विद्युत उपकरण, उनकी सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनमें से प्रवाहित ना होने देकर करता है। क्या करता है? फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ का आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, परिभाषा भी आ सकती है एग्ज़ाम में कि फ्यूज़ क्या है। तो फ्यूज़ एक ऐसी युक्ति है, फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक ऐसी युक्ति है जो हमारे परिपथ परिपथ तथा साधित्रों की सुरक्षा करता है। कैसे करता है? और किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित ना होने देकर। ओके, तो फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनमें से प्रवाहित ना होने देकर परिपथ तथा साधित्रों की सुरक्षा करता है। इस फ्यूज़ को युक्ति के साथ बल्ब है या फ्रिज है या टीवी है उनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, बहुत ज़्यादा ना हो गलनांक, बहुत कम भी ना हो। जैसे बल्ब में तो कौन सी धातु लगी है जिसका गलनांक बहुत उच्च है, जो बहुत गर्म होने पर भी पिघले नहीं। लेकिन फ्यूज़ जो है, ऐसी फ्यूज़ के अंदर की तार ऐसी धातु की होनी चाहिए जिसका गलनांक ठीक हो, बहुत कम भी ना हो। बहुत कम होगा तो वो जल्दी पिघल जाएगा, हर बार पिघल जाएगा। जैसे विद्युत धारा आई तो वो पिघल गया, हमारे बल्ब फ्यूज़ उड़ गया, हम कहेंगे फ्यूज़ उड़ गया। तो और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा को वो अपने में से गुजरने देगा और पिघलेगा नहीं और हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो सही रेंज होनी चाहिए विद्युत उसके गलनांक की। फ्यूज़ के अंदर जो धातु है उसके गलनांक की रेंज जो है वो सही होनी चाहिए। और कैसी धातु होनी चाहिए? जैसे या तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो ज़्यादातर इसी वोल्टेज की आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है, 240 तक भी चल जाएगी, 200 तक भी चल जाती है वोल्टेज। कई बार तो डिम हो जाती है लाइट, हम कहते हैं अगर कम हो गई तो अगर परिपथ में इससे बहुत ज़्यादा 220 वोल्ट से बहुत ज़्यादा मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज़ तार के ताप में वृद्धि हो जाती है और वो तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है और हमारे विद्युत उपकरणों तक विद्युत धारा नहीं पहुंच पाती है और वो खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। आपने देखा होगा फ्यूज पहले घरों में लगे रहते थे, अभी भी लगे रहते हैं कई, वाइट से कलर का होता है वो, उसके अंदर एक तार ही होती है बस फ्यूज तो एक्चुअल में। घरेलू परिपथ में हमारे घरों में जो यूज़ होने वाली फ्यूज़ है उसकी अनुमत विद्युत धारा, मतलब अलग अलग विद्युत धारा के अनुमत का मतलब उसमें से जो गुजर सकती है मैक्सिमम, अगर उससे ज़्यादा वाली आ गई तो वो नहीं गुजर पाएगी। ठीक है, अनुमत विद्युत धारा या तो 1 एम्पियर का होगा फ्यूज़, या 2 एम्पियर का, या 3 का, 5 का, या 10 का, ऐसे लिखा होता है उसके ऊपर। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में अगर हमारी विद्युत इस्त्री है, हमें पता है कि जो विद्युत इस्त्री है उसको विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए, उसके परिपथ में इस मान लो कि इस विद्युत इस्त्री की जो शक्ति है, विद्युत शक्ति है, वो है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। और जब उसे 220 वोल्टेज पर प्रचालित करते हैं, विभवांतर है 220 वोल्ट का, तो धारा कितनी होनी चाहिए? हमने पढ़ा है P बराबर वी आई, तो I बराबर P बटा V, यानी कि 1000/220, और ये आ जाएगा 4.54 एम्पियर। उसमें से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारी जो प्रेस होती है, प्रेस की शक्ति इतनी शक्ति की होती है, वो 1 किलोवाट की। और जब हमारे घरों में 220 वोल्ट की जो विद्युत धारा आती है, तो विद्युत धारा का मान कितना होना चाहिए? 4.54 एम्पियर। और इसके लिए जो फ्यूज़ है वो 5 एम्पियर वाला यूज़ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी विद्युत धारा आ जाए, अगर इससे ज़्यादा आ गई तो फ्यूज़ पिघल जाएगा और लाइट जो विद्युत धारा जो है उसका परिपथ टूट जाएगा और हमारी प्रेस खराब होने से बच जाएगी। तो प्रेस के लिए अलग, आपने देखा होगा कि घरों में अलग अलग तरह के स्विच होते हैं। एक तो सिंपल स्विच, सिंपल बटन लगे हुए होते हैं, हम बटन कहते हैं आम भाषा में, सिंपल स्विच लगे होते हैं। और कुछ होते हैं जो कि जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट एक तो सिंपल होता है और एक होता है बड़ा, ठीक है, हाई पावर का। उसके अंदर ज़्यादातर फ्रिज लगाने के लिए अलग होता है, ठीक है, या प्रेस लगाने के लिए अलग सॉकेट होता है, क्योंकि उनका फ्यूज़ उसी के हिसाब से ही होता है कि उससे ज़्यादा विद्युत धारा आई तो वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति आप जानते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी किया था। कार्य करने की दर यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति क्या होगी, ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, अभी भी मैंने आपको बताया वी आई, ठीक है। और हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ पर ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा को ई से लिखते हैं, ई मतलब एनर्जी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और ऊर्जा के उपयोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसका मात्रक वगैरह सब हम देखते हैं क्या है। तो हम किसी भी विद्युत परिपथ में, ये हमने फॉर्मूला अभी यूज़ किया था, P बराबर वी आई, यानी कि शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। और हमें पता है
अब इसमें आप ना अपने हिसाब से चेंज कर दो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में शक्ति का मान निकालना है कि शक्ति क्या होगी। कोई विद्युत उपकरण है, आपको उसकी शक्ति फाइंड करनी है। अगर आपको विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है तो ठीक है, दोनों दिए हुए हैं, आपने इसमें मान रख दिया और आपका आंसर आ जाएगा। ओके। लेकिन अगर आपको विद्युत धारा तो दी हुई है, लेकिन ये विद्युत धारा भी दी हुई है और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, विभवांतर का मान नहीं दिया हुआ आपको, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है P बराबर वी आई, लेकिन हमें यह भी पता है कि V बराबर आई आर। तो हम यहाँ से V को हटाकर उसकी जगह पर आई आर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई आर गुना आई, और ये हो गया आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो P बराबर आई स्क्वेयर आर। एक तो ये हो गया, आपको समझ आया। अगर विभवांतर और विद्युत धारा दोनों दी हुई हैं तो आप शक्ति फाइंड कर सकते हो, आंसर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको विभवांतर नहीं दिया हुआ है, आपको प्रतिरोध दिया हुआ है और विद्युत धारा दी हुई है, तो आप विभवांतर की जगह पर V की जगह पर आई आर रख दोगे। ओके। लेकिन अगर आपको विभवांतर दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है, लेकिन विद्युत धारा नहीं दी हुई है, तो आपने क्या करना है, तो आपने आई को हटाना है यहाँ से। और हमें पता है V बराबर आई आर, और इससे हम निकालेंगे आई बराबर V बटा आर। तो हम ये आई का मान इसके अंदर रख देते हैं। सॉरी, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। P बराबर V गुना V बटा आर, ये हो गया V स्क्वेयर बटा आर। तो ये भी आ गया। ओके। एग्ज़ाम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें से शक्ति को कौन निरूपित करता है। आपका ऑप्शंस दे रखी होंगी, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से शक्ति को कौन निरूपित करता है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस दे रखी होंगी। नंबर 1 V बटा आर, नंबर 2, एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इस टाइप का आ सकता है, V स्क्वेयर बटा आर, नंबर 3 वी आई, एंड नंबर 4 आई स्क्वेयर आर। तो आप देखो, हमें पता है कि वी आई तो होता है। अब बाकी सबका कैसे पता करें। बाकी सबका जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि अगर विभवांतर नहीं दे रखा तो क्या करोगे, अगर आपको विद्युत धारा नहीं दे रखी तो क्या करोगे। तो आपके पास आ जाएगा शक्ति आई स्क्वेयर आर के बराबर भी होती है, तो ये भी हो गया। वी स्क्वेयर बटा आर के बराबर भी होती है, तो ये भी हो गया। ये तो है ही। तो किसके बराबर नहीं होती शक्ति, इसके बराबर। तो आपका आंसर होगा ये। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको सिर्फ यही पता होना ज़रूरी नहीं है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं शक्ति के मात्रक की। शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है, और इसको W से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, वाट। शक्ति का मात्रक है वाट वैसे, लेकिन हमें पता है P बराबर V गुना आई है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और हमने इसका मात्रक क्या लिखा, वाट। तो इसका मतलब है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। तो आपको अगर 1 वाट की परिभाषा लिखनी हो तो क्या होगी, यह 1 वाट उस युक्ति द्वारा उपयोग की गई शक्ति है, यूज़ की गई शक्ति है, जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। ठीक है, इससे आपकी ये परिभाषा बन जाएगी। वाट जो है वो शक्ति का छोटा मात्रक है। जैसे होता है ना कि मीटर एक छोटा मात्रक है लंबाई का, और बड़ा मात्रक है किलोमीटर, मील, ये बड़े मात्रक हैं। सेंटीमीटर भी छोटा मात्रक है, मीटर भी छोटा मात्रक है, लेकिन किलोमीटर, मील ये बड़े मात्रक हैं। वैसे ही शक्ति का जो मात्रक है वाट, वो छोटा मात्रक है। इससे बड़ा मात्रक क्या है, किलोवाट। क्योंकि व्यवहारिक रूप में जब हम वो इतनी सारी शक्ति हम यूज़ करते हैं घर में, अलग अलग उपकरण हमारे यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको वाट में दिखाएंगे तो कई लाख इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको किलोवाट से बदल देते हैं। अब हमें पता है कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, किलोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किलो। 1 किलो का मतलब है 1000।
अगर किलो के बाद आपने वाट लगा दिया तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। ये कल आपको मैंने बताया, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अभी अभी भी मैंने बताया था आपको कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय या शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। तो यहाँ से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, ऊर्जा बराबर P गुना T। ठीक है, तो यहाँ से यही दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। ओके, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, जूल है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, लेकिन किसके बराबर है ये? शक्ति का मात्रक है वाट और समय का मात्रक घंटा, तो इसका बड़ा मात्रक है सेकंड, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाट सेकंड। वाट घंटा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जूल जो है वो वाट सेकंड के बराबर है। जूल एसआई मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है और समय का एसआई मात्रक सेकंड है, तो एक जूल एक वाट सेकंड के बराबर है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, वाट सेकंड भी है, वाट घंटा भी है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो जो ऊर्जा उपभुक्त हुई है वो 1 वाट घंटा होती है। आप परिभाषा बना सकते हो बहुत ही आसानी से। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 सेकंड तक होता है तो उपभुक्त की गई ऊर्जा कितनी है? 1 वाट सेकंड। अगर शक्ति को हमने किलो वाट से लिख दिया यदि, और समय को लिख दिया घंटे से, तो यदि 1 किलो वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो ऊर्जा कितनी होती है? उपभुक्त ऊर्जा होती है 1 किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल में आप देखते हो लिखा होता है कि आपका बिल है, मान लो जैसे लिखा हुआ है कि 5000 रुपये या 500 रुपये आपका बिल है, और आपने जो यूनिट कितनी है आपकी, हम पहले ये देखते ना कि कितनी यूनिट हमारी हो गई, मीटर में भी दिखाता है यूनिट कितनी हो गई। यूनिट हो गई मान लो 100 यूनिट हो गई। अब ये यूनिट का क्या मतलब है? ये यूनिट असल में क्या है? ऊर्जा है। कितनी विद्युत ऊर्जा हमारे घर में हमने 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर उपभुक्त की है। और हमने पढ़ा कि ऊर्जा किसके बराबर होती है? शक्ति गुना समय। अगर शक्ति किलोवाट में है और समय घंटे में है तो ऊर्जा का मात्रक होगा यूनिट। ऊर्जा को हम यूनिट भी लिख सकते हैं, मतलब किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में 1 यूनिट कहते हैं। अगर हमारे मीटर में अगर 1 रीडिंग आगे जाती है, मतलब 1 यूनिट हमने घर में खर्च कर ली है, और उसका मतलब है कि हमने घर में 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग कर लिया है। आपने ये याद रखना है, 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट है 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और अगर इसको हमें जूल में बदलना हो, ये भी क्वेश्चन हमारा आता है एग्ज़ाम में, इस टाइप का ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है। जैसे शक्ति है, शक्ति के किसके बराबर होती है? ऊर्जा बटा समय, और ऊर्जा बराबर है शक्ति गुना समय। हमें पता है 1 यूनिट बराबर, अगर शक्ति है किलोवाट में और समय है घंटे में, लेकिन अगर हम किलोवाट को वाट में बदल लें यानी कि 1000 वाट, और समय को सेकंड में बदल लें 3600 सेकंड, तो यूनिट नहीं, ये यूनिट नहीं रहेगा इसका, ये हो जाएगा 1 जूल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर ऊर्जा को हम जूल में लिखते हैं तो शक्ति वाट में और समय सेकंड में आना चाहिए। 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 लाख वाट सेकंड। ठीक है, और 36 लाख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्योंकि वाट सेकंड को हम जूल भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ वाट सेकंड था, यहाँ पर जूल लिख दिया, जूल या जे। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है आपका एग्ज़ाम में? आपका आ सकता है कि एक यूनिट किसके बराबर है। तो ऑप्शंस क्या होंगी? ऑप्शंस होंगी ठीक है, एक ये होगी, एक हो जाएगी थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन। तो हमें पता है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक यूनिट इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो हमें पता है एक यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। तो ये तो हो गया, 1 किलोवाट घंटा इसके भी बराबर होती है, हो गया। और इसको हम 36 लाख भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया। तो क्या गलत है? ये इसके बराबर एक यूनिट नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको इसलिए ये सब पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देती हूँ। कोई विद्युत बल्ब, आप देखकर ही समझ जाएंगे इसको, 220 वोल्ट के, 220 वोल्ट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विभवांतर दिया है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। जनित्र मतलब जनरेटर। यदि बल्ब से इतनी विद्युत धारा आई दे रखा है हमें 0.50 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? हमें पता है P बराबर V गुना I। अब आप देखो यहाँ पर विभवांतर भी दे रखा है और विद्युत धारा भी दे रखी है, तो सीधा ये फॉर्मूला आप लगाइए। विभवांतर है 220 और विद्युत धारा 0.5, और हमारा आंसर आ गया 110 वाट। ठीक है, क्योंकि 1 वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, शक्ति आ गई हमारी। ठीक है, इसको आप अच्छे से करिए, पूरा चैप्टर अच्छे से समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।